नमस्कार। डॉक्टर्स डे स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संपदा। डॉक्टर्स का नाम लेते ही सबसे पहले अगर कुछ याद आता है तो वो हमारी अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन सारे जो सवालों के अंबार हमारे सामने होते हैं उनके लिए सल्यूशन भी एक विश्वसनीय व्यक्ति हमारे जीवन का यूं कहिए कि इंसान के रूप में एक देवदूत ही नजर आते हैं। और वो एक ऐसे होते हैं कि हर समस्या, हमारे जीवन की हर समस्या उनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं और सबसे बेस्ट सल्यूशन भी उन्हीं से पा सकते हैं। ये एक विश्वास होता है जो डॉक्टर के बारे में हमारे सभी के दिल में होता है। और अगर आज का लाइफस्टाइल देखा जाए तो डॉक्टर्स की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है, न सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ के लिए बल्कि हमारे मेंटल इश्यूज़, मेंटल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। और इन सभी समस्याओं में सबसे इम्पॉर्टेंट और हर एज ग्रुप के लिए एक समस्या अब जो होने लगी है हमारी कहिए लाइफस्टाइल की वजह से या अनेकों कारणों की वजह से, वो है हेयर लॉस। और हेयर लॉस न सिर्फ एक प्रॉब्लम है बल्कि मतलब फिजिकल अपीयरेंस के लिए ही नहीं बल्कि हमारी इमोशनल अटैचमेंट, हमारी जो इमोशनल कंडीशंस है उसके लिए भी बहुत मायने रखता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे हेयर लॉस के क्या कारण हैं और कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं या फिर कैसे ट्रीट किया जा सकता है। और ये सभी डिस्कशन करने के लिए आज हमने डॉक्टर्स डे स्पेशल एपिसोड में हमारे स्टूडियो में इन्वाइट किया है डॉक्टर सुरेश चौरे जी को, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन है, सौंदर्य सिटी हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मिक एंड प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज का प्रोग्राम में आपका। नमस्कार सर, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि डॉक्टर मतलब हमारे लिए देवदूत होते हैं। कोई भी समस्या होती है सबसे पहले याद करते हैं डॉक्टर्स को। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या अनेकों कारण हैं जिनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हम लोग फेस करते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लगती है वो है हेयर, जो हमारे बाल हैं। और हेयर लॉस अगर होता है तो ये बहुत बड़ी समस्या हर किसी के लिए बन जाती है। उसी के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हेयर लॉस क्या सही मायने में ये एक समस्या है, और अगर है तो समाज में कितना प्रमाण है इस प्रॉब्लम का, कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको ये समस्या फेस करनी पड़ती है? हेयर लॉस एक ऐसी एक समस्या है। सामान्यतः ये होता है कि हमारे सर के ऊपर मोर देन 1 लाख बाल होते हैं और रूटीन में देखे जाएंगे तो 10 से 15 बाल गिरना ये बहुत सामान्य सी चीज़ है। लेकिन अगर हमारे बाल डेली लाइफ में मोर देन 100 बाल हर रोज़ गिरते हैं हमारे बाल, तो इसे एक हमें समस्या करके समझना चाहिए। और जब 100 के ऊपर हर रोज़ बाल गिरते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि एक किसी समस्या के रूप में ये सामने चीज़ आ रही है, तभी इसको समझना चाहिए कि ये समस्या है। सामान्यतः क्या होता है कि आज देखेंगे कि ये बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है बाल गिरना। आज देखेंगे कि 10 में से 6 पुरुषों को बाल गिरने की समस्या है। आज आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट बाल्डनेस का जो प्रमाण है 10 में से 6 लोगों को इस समस्या से ग्रस्त है। और आप जो लाइफस्टाइल आज हम जी रहे हैं उसके वजह से देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों में भी 10 साल के 12 साल के बच्चे में भी बाल गिरने की समस्या सामने आ रही है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। सर, परेशान मतलब इतने ज़्यादा कि इमोशनली वो वीक हो जाते हैं, कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। ये कई बार हमने देखा है ऐसे इसमें। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये अभी आपने बताया कि ये समस्या होती है 100 से ज़्यादा बाल अगर हमारे झड़ते हैं हर रोज़ तो, लेकिन इसमें कोई एज ग्रुप फैक्टर भी होना चाहिए ये प्रॉब्लम समझने के लिए, या कैसे? क्योंकि आजकल तो छोटे से बड़े हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। सही में ये बाल गिरने की समस्या, ये जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल जिस तरह के हम लाइफस्टाइल जी रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा प्रमाण में होती थी, बहुत ज़्यादा प्रमाण में फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ हम जी रहे हैं और जो खान पान है हमारा वो भी काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। आज हमारे खान पीन में जो जिस तरह के जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें आज हमारे पास नहीं है। इसके वजह से भी
ये जो समस्या है दिन पे दिन गंभीर स्वरूप धारण कर रही है। और अभी तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये बाल गिरने की समस्या आ रही है, बाल समय के पहले सफ़ेद होना, इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखी जा रही है। सर, तो इनके कोई प्रकार होते हैं, जैसे बाल झड़ना, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, तो कोई प्रकार होते हैं बाल झड़ने के, इस प्रॉब्लम के? बिल्कुल, बाल झड़ने के प्रकार होते हैं। सामान्य तरीके से अगर हम देखते हैं तो दो तरीके का हेयर लॉस होता है। एक हेयर लॉस होता है जिसे हम अनपैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। अनपैटर्न हेयर लॉस, दूसरा होता है पैटर्न हेयर लॉस होता है। मैं पहले अनपैटर्न हेयर लॉस की बात करना चाहूँगा। अनपैटर्न हेयर लॉस ऐसा होता है कि जिसमें आपके सर के ऊपर के बाल सम प्रमाण में झड़ते हैं, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं गिरते। इसके जो मुख्य कारण है ये देखे गए कि अगर समझ लीजिए आपको माल न्यूट्रिशन है या आपको किसी न्यूट्रिशन की कमी है, समझ लीजिए कि कुछ विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई, ये जो विटामिन्स होते हैं हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उस तरह के कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे उसमें जिंक, सेलेनियम, ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इसका सही प्रमाण में हमें हमारे खान पीन में उसका प्रमाण न हो तो बालों का गिरना हो सकता है, तो एक डिफ्यूज हेयर लॉस उससे हो सकता है। फीमेल्स में देखा गया है कि स्पेशली कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो या ज़्यादा हो तो आपके बाल गिर सकते हैं, या पीसीओडी हो तो आपके बाल गिर सकते हैं। उसी तरह से एजिंग एक फैक्टर है। एजिंग से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे सम प्रमाण में हमारे बाल गिरने लग जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी हम यूज़ करते हैं उसके बाद आपके बाल, सर के ऊपर के सारे बाल गिर जाते हैं, इवन इसके आईब्रो के भी आपके बाल गिर जाते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है, ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है जिसमें आपकी जो इम्यूनो सिस्टम होती है आपके बालों के खिलाफ ही काम करती है, तो जिससे ना आपके सर के ऊपर के बाल पूरी तरह से या कुछ कुछ प्रमाण में गिरते हैं, जिसे चाय लगना बोलते हैं या उंदरी लगना हम सामान्य लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इस तरह के ऑटो इम्यून डिसीज से भी आपके बाल गिर सकते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ होती है कि एक आधी ट्रॉमा हो गया, आपको चोट लगी है आपके सर में, या सर में कहीं जैसे जलने के बाद कुछ एलोपेशिया होता है, तो उस तरह से भी ये हो सकता है। दूसरा होता है कि कुछ डिसीजेस आपको, जैसे टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, उससे भी आपके बाल बहुत ज़्यादा प्रमाण में जा सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ होती है कि लॉन्ग टर्म आप बीमार पड़े हैं, बेड रिडन है, बेड पर पड़े हैं काफ़ी लंबी बीमारी की वजह से, या आपको किसी ऑपरेशन में एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ी, तो उससे भी आपके बाल गिर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग कारण मैंने अभी आपको जो बताया, इससे जो हेयर लॉस होता है इसे हम डिफ्यूज हेयर लॉस बोलते हैं या अनपैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। दूसरा एक प्रकार होता है जिसे हम पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रकार है पैटर्न हेयर लॉस, बहुत सामान्य तरीके से देखा जाता है। और ये जो पैटर्न हेयर लॉस है मुख्यतः आप देखेंगे कि पुरुषों में देखा जाता है, मेल पैटर्न हेयर लॉस हम जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सर का एक पर्टिकुलर पैटर्न में हेयर लॉस होता है। आप देखेंगे सर में फ्रंट में और बीच का जो पोर्शन होता है वहाँ से बाल चले जाते हैं, और कान के ऊपर और कान के पीछे में हमेशा बाल बने रहते हैं। इसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। ये जो मुख्य कारण है इसका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं इसको, यानी हमारे शरीर में एक डीएसटी नाम का हार्मोन होता है, ये डीएसटी हार्मोन की वजह से ये मुख्य तरह से हेयर लॉस होता है। इस तरह का पैटर्न हेयर लॉस फीमेल्स में भी हो सकता है। फीमेल्स में भी जब डीएसटी का प्रमाण अगर ज़्यादा प्रमाण में हो जाए या डीएसटी हार्मोन इफेक्ट करने लग जाए तो ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसे हम पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं वो फीमेल्स में भी हो सकता है, लेकिन उसका पैटर्न मेल पैटर्न से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये पैटर्न हेयर लॉस होता है। ये जो पैटर्न हेयर लॉस है ये 99% केसेस में आनुवंशिक होता है, हेरिडिटरी होता है। और आनुवंशिकता मीन्स क्या कि समझ लीजिए आपके घर में आपके पिताजी की तरफ या मम्मी के या मामा जी की तरफ अगर किसी को इस तरह का है तो नेक्स्ट जनरेशन में उसी तरह से ट्रांसमिट होता है। और जहाँ पर भी आनुवंशिकता होती है ये जीन्स की वजह से ट्रांसमिट होता है। और जीन्स ऐसी चीज़ है कि उसमें अगर किसी तरह का कोई बिगाड़ हो जाए, कोई डिफेक्ट हो जाए, तो कोई भी मेडिसिन जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, टेलीमेडिसिन, एलोपैथी, ये कोई भी मेडिसिन आप कर लीजिए, ये जीन्स हम रिपेयर कर नहीं सकते, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए इससे जो चेंजेस आते हैं, जैसे आपके बाल गिरना चालू है वो रोके नहीं जा सकते, और जो गिर चुके वो किसी भी मेडिसिन से वापस भी नहीं लाए जा सकते। लेकिन अनपैटर्न हेयर लॉस में हम ट्रीटमेंट करके, मेडिसिन ट्रीटमेंट देके आपके बालों को वापस ला सकते। तो ये दो चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
सर तो पैटर्न हेयर लॉस अभी आपने बताया जेनेटिक है, तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली इसका इलाज है। उसके लिए हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके। हाँ। हेयर ट्रांसप्लांट तो आजकल मतलब कॉमनली सुनने में आता है हेयर ट्रांसप्लांट, तो आपसे जानेंगे कि एग्जैक्टली हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन आज आपने काफ़ी यानी बहुत सामान्य तरीके से इसका उल्लेख होता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है, लेकिन ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसा होता है इसको समझने की ज़रूरत है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक जगह से बाल निकाल के दूसरी जगह पर बाल लगाते हैं। तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेयर्स। एक जगह से बाल हटा के, मतलब सेम पर्सन की बॉडी से हाँ। आप बाल लेते हैं और हाँ। वो मतलब कहीं हाँ। और ट्रांसप्लांट करते हैं? यस यस, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम आपके सर के एक जगह से बाल निकाल के जहाँ पर बाढ़ने से वहाँ पर लगाते हैं। ये प्रोसीजर को हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। इसमें जिस व्यक्ति को हेयर ट्रांसप्लांट करना है उसी व्यक्ति के हम बाल यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है इसके लिए जो मुख्यत्व है आपका जो सर के पीछे का जो एरिया होता है, दो कानों के बीच का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है परमानेंट होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। इस एरिया से कभी हेयर लॉस नहीं होता है, आपके आखिरी सांस तक ये बाल बने रहते हैं। ये इसलिए ये देखा गया है कि जब हम आपके सर के पीछे से बाल निकाल के जहाँ पर बाल्डनेस हुई है वहाँ पर अगर लगाते हैं तो उनकी लाइफ, नए बालों की जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो सर के पीछे के जो बाल है उनका जो लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन तक रहते हैं, इसलिए ये लास्ट मोमेंट तक टिके रहते हैं। इसीलिए हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ओके। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो फीमेल में भी किया जा सकता है? बिल्कुल, फीमेल्स में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। और जिस तरह से मेल्स में हम मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए या पैटर्न हेयर लॉस के लिए जिस तरह से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उसी तरह से फीमेल में जब पैटर्न हेयर लॉस होता है या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है तो उनमें हम डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। सर तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई एज फैक्टर भी होता है, मतलब कि किस एज के लोग ये प्रोसेस ये करवा सकते हैं ट्रीटमेंट? देखिए, सामान्यतः से हमने ये देखा है कि आपकी उम्र अगर 25 साल के ऊपर है तो हम डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। जहाँ तक कि मैंने मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, मैंने जो एवरेज लोग हमारे पास आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो जो एज होती है 25 से लेके 50 से 55 तक होती है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ऐसे स्पेसिफिकली कोई उम्र नहीं है। अगर आपका पैटर्न बन गया है, डेफिनेटली हमें ये पता है कि इसके आगे अभी हेयर लॉस होने वाला नहीं है और हमें पता है कि कहाँ तक हेयर लॉस होना है। ये अगर हमने डिसाइड कर लिया तो हम 18 साल की उम्र में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। मैंने अभी तक 18 साल की उम्र से लेके 72 साल की उम्र तक मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया है मैंने। सर तो इतना एज ग्रुप जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है तो मुझे आपसे जानने में अब क्यूरियोसिटी है कि एग्जैक्ट ये प्रोसेस होता कैसे है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का बेसिक जो फिलॉसफी है इसको हमें समझना ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जैसे मैंने बताया कि उसकी जो बेसिक फिलॉसफी है कि हमने जो देखा है कि हमारा पैटर्न हेयर लॉस में जो दो कानों के बीच का जो एरिया होता है ये परमानेंट एरिया होता है। इस एरिया से कभी हेयर लॉस नहीं होता, इसलिए हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है इसका जो ये सर्जिकल प्रोसीजर है, एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम आपके सर के पीछे से बाल निकाल के जहाँ पर बाल्डनेस है वहाँ पर लगाते। तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर है ये दो तरीके से की जाती है। इसमें एक एफयूवी टेक्निक होती है और एफयूटी टेक्निक होती है। उसके पहले हम ये समझना चाहेंगे कि एफयूवी टेक्निक क्या होती है। एफयू नॉर्मली क्या होता है कि जो बाल हमारे सर पर उगते हैं ये ग्रुप्स में उगते हैं। कहीं पर एक बाल होता है, कहीं पर 2 बाल होते हैं, कहीं पर 3 है या कहीं पर 4, ऐसे गुच्छे में सामान्यतः ये बाल उगते हैं। और जब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो गुच्छे होते हैं इसे हम फॉलिकुलर यूनिट्स कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का नॉर्मल जैसे दिखे तो हमें ट्रांसप्लांट करते समय इसी फॉलिकुलर यूनिट मैनर में हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना होता है। इसीलिए ये बेसिक टेक्निक का नाम फॉलिकुलर यूनिट टेक्निक है। लेकिन ये जो सर्जरी है प्रोसीजर करने की, इसके 2 टेक्निक हमें, जैसे मैंने अभी बताया कि एफयूवी टेक्निक और एफयूटी टेक्निक। तो ये जो नाम है ये
पद्धति है कैसे करने की, लेकिन बेसिक टेक्निक हमारी FUT है, FUE फॉलिकुलर यूनिट टेक्निक। FUE टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या बोलते हैं, इसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं या फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि इसमें कोई हम चीरा नहीं देते, इसमें कोई टाका नहीं लगता, ये मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक कहते हैं इसे। इसके लिए ये करने के लिए हमारे पास एक रोबोटिक यूनिट है। इसके करने के लिए एक पंच आता है। पंच का जो साइज़ होता है 0.8 to 1 मिलीमीटर साइज़ का हम पंच यूज़ करते हैं और इसको एक रोबोटिक यूनिट के साथ जोड़ा जाता है। उसके द्वारा हम सिंगल यूनिट इंडिविजुअल यूनिट एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये टेक्निक द्वारा हम जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम सर के पीछे से बाल निकालते हैं। उसके व्यतिरिक्त अगर हमें बाल चाहिए, वहाँ से अगर हमें सफिशिएंट फॉलिकल्स नहीं मिलते तो हम बॉडी के अदर पार्ट से भी हम बाल निकाल सकते हैं, जैसे बियर्ड, चेस्ट, एक्जिला, बैक, यहाँ से भी हम बाल निकाल के जहाँ पर बाल्डनेस है वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये FUE जो टेक्निक है इसका मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक कहा जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये टेक्निक, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन होता है इसमें बहुत कम पेन होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरा जो टेक्निक है इसे हम FUT टेक्निक बोलते हैं या स्ट्रिप टेक्निक बोलते हैं या टाके वाली टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो सर के पीछे का भाग है सर्जरी करके वहाँ से स्किन की स्ट्रिप निकालते हैं। स्ट्रिप की विड्थ होती है 1 से 2 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 20 से 22 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी स्ट्रिप निकालने के बाद वहाँ पर गड्ढा बनेगा। वो गड्ढा भरने के लिए हम टाके लगा के उस एरिया को बंद कर देते। वो टाके लगा के बंद करने से क्या हो जाता है, वहाँ पर एक सिंगल सा स्कार आता है, वहाँ पर कोई घाव नहीं रहता, यहाँ पर कोई गंजापन भी नहीं रहता और वो जो घाव है 10 से 12 दिन में भर जाता है और 10 से 12 दिन के बाद हम टाके निकालते हैं तो वो नाइस अच्छी तरह से हील हो जाता है। और जब हील हो जाता है और जब बाल बढ़ते हैं तो उसके अंदर कंसील्ड हो जाता है और उसके बाद वो दिखता नहीं। उसके बाद वो जो हमने स्किन की स्ट्रिप निकाली है उसमें से फिर हम पतली पतली पट्टियाँ निकालते हैं और उसमें से इंडिविजुअली एक एक यूनिट सेपरेट करते हैं। हम वो पट्टी को नहीं लगाते हैं, उसके टुकड़े को नहीं लगाते, उसमें से एक एक बाल को निकालते हैं और वो निकालने के बाद फिर जहाँ पर ट्रांसप्लांट करना है वहाँ पर हम उनको इम्प्लांट करते हैं, एक एक यूनिट लगाते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअली लगाते हैं। सर, तो ये इतना सारा जो प्रोसेस है, तकरीबन कितने समय में ये सब ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है? ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर ये 6 से 8 घंटे लगते हैं। ये प्रोसीजर के लिए 6 से 8 घंटे में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है और एक 6 से 8 घंटे का जो समय होता है इसमें हम ऑलमोस्ट 4000 से लेकर 6000 तक फॉलिकुलर यूनिट्स हम वहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके, मतलब एक दिन में समझिए जैसे ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो इसके बाद में कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है कि जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है उन्हें कुछ मतलब प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, या हर कोई जैसे किसी को BP, शुगर, इस टाइप की भी समस्याएं होती हैं, तो हर इंसान ये चीज़ करा सकता है क्या? डेफिनेटली हर इंसान इसको कर सकता है। कुछ डेफिनेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो होते हैं उसको हम पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले हम तो जो पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं उनकी हम थरोली जांच करते, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करते, उनकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हम। उसमें हिस्ट्री में हम कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ब्लड प्रेशर है क्या, डायबिटीज़ है क्या, उनको कोई क्रॉनिक बीमारी है क्या, ब्लीडिंग की कोई समस्या है क्या, कोई मेडिकेशंस वो ले रहे क्या, ये सारी चीज़ों का हम डिटेल हिस्ट्री लेके एक मैपिंग कर लेते, उसको जांच कर लेते। और उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ अलग से इन्वेस्टिगेशंस हमें करनी है तो हम वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उनकी। जैसे समझ लीजिए कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उनका ECG करते, उनका इको करते, फिजिशियन का ओपिनियन लेते, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनसे ओपिनियन लेते और ये कंफर्म कर लेते कि ये सर्जरी करने के लिए फिट है कि नहीं करके। उसी तरह से अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल है, अनकंट्रोल है, ये जांच कर लेते, उनके ब्लड शुगर की लेवल देखते और उनके जो फिजिशियन है डायबिटीज़ का जो इलाज करते हैं उनसे हम फिटनेस लेते हैं और उनसे उन्होंने जब फिटनेस देते तभी हम ये सर्जरी कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनको
ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया या बाकी के हीमोफीलिया हो गया, इस तरह के जो रहते हैं उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे बहुत कम कंडीशंस है कि जिसमें एब्सोल्युटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे बीपी, डायबिटीज़ वगैरह इस तरह के जो भी छोटी मोटी समस्या होती है उसका प्रॉपर इलाज करके हम हर कोई में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, बट प्रिकॉशन लेके। सर, तो ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद बेसिकली ये होता है कि 10 से 12 दिन आपको आराम करना होता है। कुछ प्रिकॉशंस इसमें हम कुछ मेडिकेशंस आपको देते हैं, जिसमें आपको एंटीबायोटिक देते हैं, पेन किलर्स देते हैं आपको, और कुछ सूजन कम होने के लिए ये देते हैं। ऑपरेशन के बाद क्या होता है, आंखों पर सूजन आती है जो तीसरे दिन से लेकर 6वें दिन तक रहती है। इसलिए हम लोगों को जिनका भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है उनको हम ये सलाह देते हैं कि वो घर में 6 से 8 दिन आराम करें, बिकॉज जब आँखें सूज जाती है तो आप घर के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ये आंखों पर सूजन आना एक बहुत ही सामान्य सी बात है। इससे आपको आँखों को कोई नुकसान नहीं होता, आपके आँखों पर लॉन्ग टर्म ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, तो इसके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एकमात्र चीज़ है। और हम बताते हैं कि जो आंखों पर सूजन होती है तो उसके लिए कुछ मसाज बताते हैं, बर्फ़ से सेकने के लिए भी बताते हैं, और ये 3, 4, 6, 7 दिन होने के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद आप अपनी रूटीन एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड पार्ट होता है तो वहाँ पे रीग्रोथ होता है हेयर का, या जैसे आपने जो ट्रांसप्लांट किया वो स्टेबल उसी कंडीशन में रहते हैं? नहीं, ये बेसिकली क्या होता है कि हम जो बाल ट्रांसप्लांट करते हैं इसकी नेचुरल ग्रोथ होती है, नेचुरल होते हैं हमारे सब बालों जैसे। ये बाल बढ़ते हैं, ये बालों का आप मुंडन भी कर सकते हैं आप, हाँ, इसको कट कर सकते हैं, आपको जिस तरह की स्टाइल चाहिए वो स्टाइल भी कर सकते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहते बाल। और उन्हें मेंटेन करने के लिए कुछ ऑपरेशन के बाद हम मेंटेन करने के लिए 6 से 8 महीने कुछ मेडिकेशंस देते हैं। वो मेडिकेशंस आपको लेनी होती है। ये मेडिकेशंस में मुख्यतः कुछ मल्टीविटामिन्स होती है, प्रोटीन होती है, कैल्शियम होती है, आयरन होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें रहते हैं हम आपको देते हैं, जिसके द्वारा जो नए बालों की ग्रोथ होती है उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फुलफिल हो जाती है और उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। सर, इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी होता है? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ है। लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करने से स्किन ब्रेन पर साइड इफ़ेक्ट होता है, स्किन कैंसर हो जाता है, या आंखें ख़राब हो जाती है, या बाल आते नहीं, आए तो साल 2 साल रहते हैं। ऐसे कई बातें लोगों के मन में है। लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो टेक्निक है ये बिल्कुल एविडेंस बेस्ड टेक्निक है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। सर, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपने इतना अच्छे से डिटेल में सब बताया है, तो ये मुझे पूछना भी ये है कि कब किसी को अगर कराना है हेयर ट्रांसप्लांट तो कब करा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन मुख्यतः जो इसका मेन जो इंडिकेशन है ये पैटर्न हेयर लॉस है। फीमेल्स और मेल्स में जब भी पैटर्न हेयर लॉस होता है तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ पैटर्न हेयर लॉस के सिवा और बाकी की कंडीशंस है जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन मेनली जो मेन इंडिकेशन हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए है मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बढ़ने से, जिसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होती है जैसे आपके स्काल्प में स्कारिंग हो जाती है, जैसे ट्रॉमा के बाद हो गया, या कुछ एलोपेशिया एराइटा जैसे चाय लगने जैसे कुछ कंडीशन होती है जिसमें स्टेबल एलोपेशिया एराइटा हो, तो उसमें भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकती है। हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन से आपके बियर्ड का रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, आपके मुस्टैक का रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, आपको ये जो साइड बर्न्स होते हैं साइड बर्न का रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। समझ लीजिए किसी के टेम्पोरल हम्प होते हैं, ये जो एरिया होता है इसको, उसका भी रिकन्स्ट्रक्शन हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन से कर सकते हैं इससे। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सॉर्ट ऑफ सर्जरी होती है, तो इसमें एनेस्थेशिया भी दिया जाता होगा? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांटेशन बिना एनेस्थेशिया के कर नहीं सकते हम। इसके लिए एनेस्थेशिया दिया जाता है, और ये जो एनेस्थेशिया देते हैं हम इसे लोकल एनेस्थेशिया बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस एरिया में हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है उतने ही एरिया में हम उसको सुन करते, इसलिए इसे लोकल एनेस्थेशिया करते हैं, और उतने ही एरिया को सुन करके हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेशिया देने का ये फ़ायदा होता है कि आप फुल्ली अलर्ट रहते और आप
इसमें लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, आप वॉशरूम जा सकते हैं, आप म्यूज़िक सुनते हैं, चाहे तो आप मूवी भी देख सकते हैं। तो एकमात्र हेयर ट्रांसप्लांटेशन ऐसी एक टेक्निक सर्जरी है जो खेलते खेलते सर्जरी होती है। मतलब प्ले वे मेथड Yes, पढ़ाई के yes. लिए सुना था, लेकिन अब तो सर्जरी में भी आ गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसके पहले कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है क्या? जैसे मैंने पहले ही बताया कि हाँ, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो पेशेंट्स का हम डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम पहले करते हैं। और इन्वेस्टिगेशंस में सामान्य से इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिनके हीमोग्लोबिन देखते हैं हम, उनका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम देखते हैं, उनके ब्लड शुगर देखते हैं हम, और कुछ वायरल मार्कर्स हम इसमें करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि उनको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है तो उनका उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी के बीपी हो तो उस तरह से उनके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके फिटनेस लेते हैं और उसके बाद फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के पहले हम ये भी इंश्योर करते हैं कि समझ लीजिए कोई मेडिकेशंस ले रहे होंगे, जैसे कोई एस्पिरिन की गोली ले रहे होंगे या कोई मल्टीविटामिन्स ले रहे होंगे, तो सर्जरी के कुछ दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले हम उनको बंद करने की उन्हें एडवाइस देते ताकि सर्जरी करते समय सहूलियत हो। जी सर, कि कुछ मतलब ऐसे रिस्क फैक्टर्स तो हो सकते हैं, या आपने जैसे कहा रिस्क फैक्टर्स नहीं, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या इसमें कभी? डेफिनेटली सर्जरी है तो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उसके प्रिकॉशंस लेते हैं। सर्जरी करते समय हम पूरे 100% प्रिकॉशंस लेते हैं, पूरी स्टेराइल टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस है आपके मिनिमम हो जाते हैं, नहीं के बराबर हो जाते हैं। इसमें हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस न हो। इसीलिए ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते समय आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन किससे कर रहे हैं। जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन या कोई भी सर्जरी आप किससे कर रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। आप जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन जिस सर्जन से करते हैं वो क्वालिफाइड सर्जन होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी उसके बारे में डेफिनेटिव कोई क्वालिफिकेशन 2 से 3 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन आजकल आपने देखा होगा कि किसी की सुना होगा कि किसी की डेथ हो गई या किसी को कॉम्प्लिकेशंस हो गया, इस तरह की बातें सुनी होगी। ये इसके वजह से है कि ये जो चीज़ें हुई है, ये अनट्रेंड लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया, इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुए। लेकिन जब आप क्वालिफाइड पर्सन से करते हैं तो इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते समय आपने क्वालिफाइड सर्जन जैसे प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये जो है ये ऑथोराइज है, इन्हीं से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। जो लोग ऑथोराइज नहीं है, जहाँ पर टेक्नीशियन के भरोसे काम किया जाता है, टेक्नीशियन ये करते हैं या वैक्स करते हैं या सलून में हेयर ट्रांसप्लांटेशन इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, वहाँ पर नहीं करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने हैं तो जहाँ पर प्रॉपरली सेटअप है, ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पर सारी असेप्टिक प्रिकॉशंस ली जाती है, वहाँ पर सारा ट्रेन स्टाफ है, डॉक्टर्स रहते हैं, डॉक्टर्स खुद सर्जरी करते हैं, ऐसी जगह पर ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का हेयर ट्रांसप्लांटेशन के इसमें, तो आपसे मुझे पूछना है कि आपका एक्सपीरियंस देखते हुए कि जो पेशेंट्स आते हैं हेयर फॉल के, उनका एक जनरल जो सोसाइटल एक मॉरल बूस्टिंग के लिए, या कहिए कि जिसे हम लो कॉन्फिडेंस हो जाता है हेयर लॉस की वजह से, तो क्या क्या मतलब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और उनका एक सामाजिक जो कहते हैं, चेंज करते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट, सामाजिक प्रभाव। सर, आपका इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उसे देखते हुए मुझे आपसे जानना है कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने, तो उनका एक सामाजिक प्रभाव क्या ऑब्जर्व करते हैं आप, कैसा होता है? देखिए, जब भी हेयर लॉस होता है तो डेफिनेटली इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब भी किसी को हेयर लॉस होता है, स्पेशली आप देखेंगे कि कम उम्र में जब हेयर लॉस होता है तो वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है, वो अपने आप को बहुत ही इन्फीरियर समझने लगता है। और स्पेशली कॉलेज गोइंग बच्चों में अगर हेयर लॉस होता है तो वो बच्चा अपने आप को बाकी लोगों से अलग समझने लग जाता है।
वो समय से उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखने लग जाता है, 5 से 6 साल से उसकी उम्र ज़्यादा दिखने लग जाती है। दूसरी बात ये होती है कि उसका जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उनका प्रेशर होता है, वो उनके सर के ऊपर बाल दिखते हैं, इनके ऊपर सर के ऊपर बाल नहीं दिखते, तो इनका कॉन्फिडेंस एकदम कम हो जाता है। और आज आप देखेंगे कि ये ज़माना दिखने का ज़माना है, प्रेजेंटेशन का ज़माना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है। तो ऐसे कुछ जॉब्स होते हैं जहाँ पर अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना होता है, तो डेफिनेटली इनका जो होता है, इनको कहीं ना कहीं वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो चीज़ें उनको मिलती नहीं जो ये चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि एक साइकोलॉजिकल फिजिकल दोनों तरह से ये समाज में ये जो व्यक्ति को हेयर लॉस होता है उसके ऊपर इसका परिणाम होता है, और इसको साइकोलॉजिकल और फिजिकल परिणाम को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आपने इतना डिटेल में और इतना मतलब क्लैरिफाई करके इतना अच्छे से सब हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो मिथ है लोगों के दिल में कहीं एक डर था, वो भी मेरे ख्याल से आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद दूर हो जाएगा। और जिन्हें ऐसा लगता है कि हेयर फॉल की समस्या है वो इस ऑप्शन के बारे में ज़रूर सोचेंगे। सर, आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम बातचीत कर रहे थे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, तो जाते जाते अगर कोई एक मैसेज आप इस दिन देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, तो क्या मैसेज दे सकते हैं? आज के डॉक्टर्स डे के दिन मेरा सबको मैसेज ये रहेगा कि आप सब लोग हेल्दी लाइफ जिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। 99% केसेस जो डिसीजेस है इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लाइफ स्टाइल। तो ये लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो खान पान है उसको हेल्दी खान पान बनाना है। दूसरे हमारे जीवन में एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो हमें रेगुलरली 30 से 40 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। हमारे खान पान से जंक्स फूड को पूरी तरह से अवॉइड करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको पूरी तरह से अवॉइड करना है, वो चीज़ें हमें नहीं लेनी है। जो आज ये 2023 जो साल है ये मिलेट ईयर है, तो ये मिलेट्स का भी इम्पोर्टेंस समझना चाहिए और ये काफ़ी हेल्दी है। इनको हमने हमारे आहार में, हमारे खान पान में इसका सम्मिलित करना चाहिए, इनको हमारे खान पान में लाना चाहिए। हमारे खान पान में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में होनी चाहिए, वो जिससे कि आपको जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होती है वो टॉक्सिन्स निकलने के लिए और हमें हेल्दी रहने के लिए उससे फ़ायदा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो इजीली निकल सके। दूसरी बात मैं एक और आपसे दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा कि आप जब इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने वो डॉक्टर्स क्वालिफाइड है कि नहीं ये जान लेना चाहिए। आज डॉक्टर्स डे है इसलिए मैं ये ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि आज समाज में नकली डॉक्टरों का या जो क्वालिफाइड नहीं है इन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रमाण बढ़ गया है। स्पेशली आप हेयर ट्रांसप्लांट में देखेंगे तो टेक्नीशियन से लेके सलून में रहने वाले लोग भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने लगे हैं और इससे लोगों को जान को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए जो भी इलाज आप करें तो इलाज करने के पहले आप कंफर्म कर ले कि जो डॉक्टर से इलाज करना चाहते हैं वो क्वालिफाइड है कि नहीं, उस क्षेत्र में उसके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं, और उसी के बाद जिसके पास क्वालिफिकेशन है उसी के बाद जाके आपने इलाज करना चाहिए। जो नकली डॉक्टर्स है जो बता दे कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन नहीं होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे अगर कोई आपके आजू बाजू में डॉक्टर्स होंगे और बताते होंगे कि डॉक्टर न रहते हुए भी डॉक्टर बताते होंगे तो लोगों आपने उसको सामने लाना चाहिए, उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए और लोगों को गलत इलाज लेने से बचाना चाहिए। सर, बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आज के दिन आपने दिया है कि जो नकली डॉक्टर्स हैं उनसे बचना है, सिर्फ खुद को नहीं समाज को भी बचाना है। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी सारे मिथ जो हैं उन्हें आपने आज बहुत अच्छी तरीके से दूर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।